नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ स्टूडियो में आलोक वत्स जी भी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है आलोक जी। लेकिन इस खास पेशकश में हम चर्चा करने वाले हैं कि दरअसल राहुल गांधी के बयान के मायने क्या है। कई विश्लेषक ये कहते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच इस कदर खटपट हो चला है कि राहुल गांधी का कल का बयान ये बताता है कि वो तेजस्वी को सीएम बनाने नहीं बल्कि तेजस्वी को हराने आए थे। दरअसल मामला क्या है, क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी के कई बयान ऐसे थे जो तेजस्वी यादव को भी नागवार गुजरा होगा। एक बयान तो ऐसा था जब वो अंबानी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे और पीएम से उनके संबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे और कहते कहते ये कह गए कि हम तो अंबानी की शादी में गए नहीं, लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी जी गए थे। लेकिन अंबानी के घर शादी हुई थी, उस शादी में तो लालू परिवार भी गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि उसी मंच पर जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद हों, आखिरकार राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं, इसको लेकर के जबरदस्त एक्स पर चर्चा शुरू हो गई। जबरदस्त राजनीतिक विश्लेषकों में चर्चा शुरू हो गई कि आखिरकार राहुल गांधी चाह क्या रहे हैं। और दूसरी तरफ छठ को लेकर के वो प्रधानमंत्री को घेरना चाह रहे थे, लेकिन छठ के ऊपर जो उनकी टिप्पणी थी उसको भी विपक्ष ने लोक लिया और कह दिया कि किस तरीके से ये छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। दरअसल बातें बहुत हैं और अंदर की स्टोरी भी बहुत है, क्योंकि अब तक बिहार के तमाम यात्रा में राहुल आगे दिख रहे थे, लेकिन जब से तेजस्वी यादव का चेहरा आगे रखा गया, घोषणा पत्र में सिर्फ तेजस्वी नजर आए, उसके बाद यह कहा जाने लगा कि तेजस्वी आगे हैं, राहुल पीछे हैं। तो अंदर खाने की लड़ाई क्या दिलचस्प मोड़ ले रही है? क्या कांग्रेस और आरजेडी में ठन गई है? क्या राहुल गांधी एक मंच पर तेजस्वी यादव के साथ तो आते हैं, पर ऐसी बातें बोल जाते हैं जो महागठबंधन के हार की वजह बन सकती है? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई मेहमान जुड़ेंगे। पर हम आपको कुछ बयान दिखाते हैं जिसके राजनीतिक मायने इस तरीके से निकाले जा रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा इस पर चर्चा एक्स पर ही नहीं बल्कि न्यूज रूम से लेकर के सड़कों पर भी चल रही है। तो आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे। बिहारियों को गालियां दी उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। साथियों, ये सब अचानक ऐसे ही नहीं हुआ है। ये बिहार के चुनाव में कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और इसलिए कांग्रेस बिहार विरोधियों को बिहार चुनाव प्रचार में ला रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई?
देखिए आपने, देखी ना, नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। राहुल गांधी ऐसी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गए, राहुल गांधी नहीं गया। पर इस शादी में तो लालू परिवार गया था, आलोक वत्स जी। हाँ, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये सवाल, ठीक है आप सवाल खड़े करिए, पर इस सवाल से अनकंफर्टेबल तो तेजस्वी यादव भी हो रहे होंगे। आखिरकार राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं कि क्या अंबानी से साठगांठ अगर नरेंद्र मोदी की है तो क्या लालू परिवार की भी है? और लालू परिवार की साठगांठ है तो अंबानी से मिले जुले सब लोग हैं। क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? ये एक बड़ा सवाल है। और प्रधानमंत्री जो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि आरजेडी का मुख्यमंत्री बने, अंदर खाने लड़ाई चल रही है। इसकी हकीकत क्या है ये हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस हैं पंकज यादव, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश पाल प्रवक्ता आरजेडी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं जो कि प्रवक्ता जन स्वराज हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राहुल आनंद बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है राहुल आनंद जी। राहुल आनंद जी, दो बात की चर्चा बहुत होगी। वोट के लिए वो स्टेज पर आकर के नाचेंगे भी, प्रधानमंत्री बाद में नाचेंगे। भाई मैरिन ड्राइव पे तो तेजस्वी यादव नाच रहे थे, ये सबको पता है, और यंग लोगों के साथ नाच रहे थे। और फिर ये बातें कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव यंग लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, उनके दिलों में राज करना चाह रहे थे। चुनाव का समय है, वो बताना चाह रहे थे कि युवाओं के लिए तेजस्वी यादव किस तरह की फीलिंग रखते हैं। पर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जिस तरह की बात कर दी, और खासतौर पर अंबानी परिवार की बात की, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा, क्या शादी में जाना गुनाह है? और जिस तरह की बात राहुल गांधी ने उठाई है उससे आपकी पार्टी अनकंफर्टेबल है? पंकज जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी, क्या नहीं, मैं डॉक्टर दिनेश पाल जी से पूछ रहा हूं, आरजेडी से, फिर आऊंगा आपके पास। फिर से पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि अंबानी फैमिली की शादी में प्रधानमंत्री गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे, तमाम परिवार के सदस्य भी गए थे। क्या अंबानी परिवार की शादी का जिक्र करके उन्होंने प्रधानमंत्री को तो घेरा, लेकिन इससे आरजेडी भी अनकंफर्टेबल हुई? देखिए, शब्द जो हम लोग हिंदी के साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, तो शब्द शक्ति पढ़ते हैं हम लोग। तो शब्द जो हमेशा जो अभिधा में नहीं कहे जाते, उसे कई लक्ष्य और व्यंग्यार्थ होते हैं। तो वो कहना चाह रहे थे कि किस तरह मोदी जी जो गुजरात के 2 लोग हैं, वो 2 लोगों को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं, कैसे उन्होंने बिहार के जो 1 लाख से अधिक डिसमिल, 1,24,000 डिसमिल, जिसे आप 1,000 एकड़ कह सकते हैं, तो उतना जमीन जो 1 रुपया पे कैसे कंपनियों को दिया जा रहा है, किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं, वो उस पर कहना चाह रहे थे कि मोदी जी जो है वह 2 पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। इससे हम कहीं अनकंफर्टेबल नहीं है। हमको हमारे बिहार के चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता मोदी जी के झूठे वादे, झूठे जुमले और गोल गोल बातों पे नहीं, बल्कि इस बार जरूरी मुद्दों पे वोट देने जा रही है। डॉक्टर साहब, इस तरह का शब्द राजनीति में क्यों बोला जाना चाहिए जिससे लोग समझ भी ना सकें, और जो लोग समझें वो उल्टा समझें? पहली बात। और दूसरी बात, फायदा पहुंचाने का तरीका जो भी हो, पर राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं तो कोई तरह का संबंध ही नहीं रखता हूं, मैं एक अलग तरह का व्यक्ति हूं,
किसी तरह का संबंध नहीं रखता हूं। शादी में औपचारिकता भी नहीं निभाता हूं, क्योंकि कैपिटलिस्ट होना, जो वो साबित करना चाह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट होने का मतलब है कि भाई वो गरीब लोगों की भलाई नहीं करेंगे, जो इंप्रेशन देना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर अंबानी परिवार की शादी में जाना ठीक है तो राहुल गांधी ने ठीक किया, तो क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने खराब किया? राहुल गांधी तो यही कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी देखिए, आप एक ध्यान दीजिए, 2 दिन पहले जब हमारा घोषणा पत्र जारी हुआ और जब 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन देने की बारी आई, बात की हमने, तो एनडीए के नेता लोग कहने लगे कि झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। जो मतलब हम 3 डिसमिल, सुन लीजिए, जब हम 3 डिसमिल और 5 डिसमिल जमीन गरीब को देने की बात करते हैं तब इन्हें झूठ लगता है और उनकी जरूरी नहीं लगता है। लेकिन एक पूंजीपति को 1000 एकड़ जमीन दे देते हैं, उनका सवाल उस पर था। और आपको असहजता यहाँ लग रही है, अगर आपको महसूस हो रहा है, मीडिया को ऐसा लग रहा है, तो आपको असहजता खोजनी चाहिए गाय घाट पे। गाय घाट में विधानसभा में जदयू के उम्मीदवार हैं कोमल सिंह, जिनके पिता जदयू के एमएलसी हैं दिनेश सिंह और उनकी माता एलजेपी की सांसद है बीणा जी। वहां पे नीतीश जी उनको सामने खड़ा करके परिवारवाद पे प्रवचन दे रहे थे। यानी क्या आप मान रहे हैं कि वो उनका विरोध कर रहे थे, अपने उम्मीदवार का विरोध कर रहे थे कि परिवारवाद पे? दूसरी तरफ नीतीश जी तो असहज इतना कर दिए हैं मोदी जी कि अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किए, और आज आपको मालूम होगा कि आज उनके साथ मंच पे नीतीश जी नाराज चल रहे हैं। उनको संदेह हो गया कि हमको एक नाथ शिंदे की तरह लोग डॉक्टर साहब आज मंच पे नहीं दिखे। डॉक्टर साहब हमारे तरफ नहीं है, हम लोग साथ हैं। डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं हम बिल्कुल मान रहे हैं कि एनडीए में अब वो नैतिक बल रह नहीं गया है, खासतौर पर बिहार में, कि वो परिवारवाद का मुद्दा उठा सके। क्योंकि अगर बीजेपी उठाएगी भी तो फिर जीतन राम मांझी की पार्टी को क्या जवाब देगी, फिर चिराग पासवान को क्या जवाब देगी? हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आप भी मान लीजिए। चलिए जमीन की बात कर लेते, वो सही था, लेकिन शादी की बात कर लिए कि नरेंद्र मोदी गए, हम नहीं गए, मतलब हम श्रेष्ठ हैं। तो अगर वो श्रेष्ठ हैं, नरेंद्र मोदी श्रेष्ठ नहीं है, पता नहीं क्या है, वो मुझे बोलना भी ठीक नहीं लगता, तो क्या उसी श्रेणी में तेजस्वी यादव और लालू परिवार भी आता है? बस मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। और जमीन की बात वो कर रहे होते तो मैं समझ जाता, लेकिन उन्होंने कहा अंबानी के शादी में हम गए, नहीं गए, नरेंद्र मोदी गए थे। अरे तो नरेंद्र मोदी गए थे तो लालू परिवार भी गया था। देखिए, आप अगर लालू जी की राजनीति देखिएगा तो एकदम उनकी जो सामाजिक राजनीति और समाजवादी रही है, वो जो मुद्दे हैं, जो विचार हैं, जो पूंजीवाद है, जो उसका वो विरोध करते रहे। नहीं, वो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। राहुल गांधी का बयान गलत है, ये क्यों नहीं कहते हैं? यही तो हम पूछ रहे हैं आपसे। गलत राहुल गांधी जी को नहीं पसंद, नहीं गए, वो बोल रहे नहीं, तो ये बयान गलत है ना। नहीं जाने का मतलब कोई निकृष्ट तो नहीं हो गया ना डॉक्टर दिनेश पाल? और अगर निकृष्ट हो गया तो प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर तेजस्वी क्यों नहीं हुए? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। निकृष्ट और शिष्ट बोले नहीं। आपको बता दें कि बिहार में आपको मालूम होगा कि सुशील मोदी जी जब जीवित थे, जब तक राजनीति किए, पूरी राजनीति अगर उनका उठा के देखिएगा तो एक बस लालू जी के परिवार पे उनके आलोचना गाली देते रहे और राजनीति करते रहे। लेकिन उन्होंने जब बेटा की शादी थी और उन्होंने निमंत्रण दिया तो लालू जी उनके पास गए। और आपको एक और उदाहरण देता हूं, आप शिवानंद तिवारी जी हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के समय, वो उन्होंने एक बयान दिया मीडिया में कि जब वो केस किए थे चारा घोटाला पे और लालू जी जब आए थे तो सबसे पहले उनको फोन किए और उनको प्रणाम किए। तो लालू जी का एक जो व्यक्तिगत जो लगाव है, जो किसी का सम्मान, जिसके निमंत्रण करते हैं, वो एक अलग चीज है। अरे तो यही बात तो अपने घटक दलों को आप नहीं समझा पा रहे ना। पंकज यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपके नेता सही हैं जिसको वो बोस्ट कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव गलत हैं क्या? पंकज जी, आप सुन रहे हैं मुझे? पंकज यादव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अगर राहुल जी ने सही किया तो क्या तेजस्वी जी ने गलत किया, लालू जी ने गलत किया? कल तो राहुल गांधी यही कहना चाह रहे थे। देखिए, आप अपनी उसको देखिए, भाषण का एक अपना एक अलग ही लॉजिकल अलग तरीके से ले रहे हैं। पंकज जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर उन्होंने कहा है वो अपनी बात कर रखे, आप क्या उसको बना रहे हैं और क्या बोल रहे हैं वो आपकी चीजें हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चीजें क्लियर है कि जिस तरह से अडानी और अंबानी ने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है
और वो चीजें वो कह रहे हैं, वो शुरू से जो बातें कहते हैं अरे वही तो कह रहे हैं। लूटने वालों की शादी में तेजस्वी जी क्यों जा रहे हैं? यही तो राहुल भाई, गांधी तेजस्वी सवाल जी उठा जा रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है। यही राहुल पंकज गांधी जी, सवाल उठा, अरे वो पंकज गलत जी, है तो ये मुद्दा कैसे नहीं सही है? यही तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं। पंकज जी, नहीं ये पंकज जी, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि वो छठ पूजा जो हो रही थी उस पे उन्होंने कहा, ये छठ की बातें हो रही थी, बिहार की भावना और बिहार की बिहारियत को जिस तरह से इन लोगों ने जलील करने का नहीं काम नहीं, ये किया है, अंबानी उस की पे हम कह शादी रहे हैं। छठ पूजा पे भी आएंगे। अंबानी की शादी में जाना गलत है तो लालू जी भी तो गए थे, यही हम आपसे अरे भाई, पूछ रहे हैं। कहाँ उन्होंने ये बात कहा क्या? बहुत सारे लोग गए थे, बहुत ही, अभी जो गठबंधन में बहुत लोग हैं जो गए थे, उस पे कहाँ ये बात हो रही है? कहाँ वो उन्होंने कहा ये बात की? वो कहा कि मैं नहीं गया, वो बिहार की जनता को बताया मैं नहीं गया। वो किसी का नाम थोड़ी ले रहे थे, आप जो ये नाम ले रहे हैं वहां पे तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी मैं नहीं गया, बस क्लियर हो गया बात। अब बाकी चीजों को जितना आप अलग अलग हिसाब से सोचिएगा तो हर आदमी का एक अपने सोचने का नजरिया है। वो वर्ड का जो मीनिंग निकालिए आप निकालते रहिए, वो चीजें अपने हिसाब से लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये मामला नहीं है। मामला ये है कि बिहार में जिस तरह से आके अमित शाह ने कहा जमीन नहीं है, वो जमीन फिर उनको दिया जाता है, वो जमीन 1 रुपए में दिया जाता है, उस पर चर्चा करिए ना। बिहार और बिहार की बात होनी चाहिए। 20 साल का जो टेन्योर रहा उन्होंने क्या किया बिहार को, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार को लेके बातें होनी चाहिए। बिहार में पलायन है, बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं गया, बाकी लोग कौन गए उसकी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी की बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी के लिए जो बातें कह रहे हैं एज ए प्रधानमंत्री बिहार को उन्होंने क्या दिया, बात ये हो रही है। बिहार की जो बातें होती है ना, ये चुनाव संसद बिहार, आप उसको आप अपने हिसाब से जो भी डाइवर्ट करिए, कंसर्न करिए, वो आपका मामला है। कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा और सबको पता है कि उनके शादी में कौन लोग गए थे, कौन लोग नहीं गए थे। इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है कहीं भी। नहीं आप वो जब शादी में चलिए गए थे उस समय भी नहीं होती, चलिए अभी भी चलिए नहीं हो रही। एक और पार्टी है जो बीजेपी की विरोधी है, जरा हम उनसे पूछ लेते हैं। राजीव रंजन जी जन स्वराज के प्रवक्ता हैं। राजीव जी, मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि कल राहुल गांधी ने जो अंबानी फैमिली को लेकर के बोला कि उनकी शादी में नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी नहीं गया, इस बात का मतलब क्या है? आप क्या लेते हैं कि क्या राहुल गांधी स्टेज पर ही तेजस्वी यादव को डिमीन कर रहे थे? ये बताना चाह रहे थे कि कैपिटलिस्ट से संबंध लालू परिवार का भी है लेकिन इस राहुल गांधी का नहीं है, ठीक उसी तरीके से है जैसे नरेंद्र मोदी का है। कैसे देखते हैं आप इसको? नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये कि राहुल जी को तो लगता है कि बिहार के मुद्दों से कुछ खास संबंध है नहीं। उनके सामने मोदी जी आते हैं, वो शुरू हो जाते हैं अंबानी अदानी वगैरह। एक से छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स भी तो है ना, तेलंगाना है, कर्नाटका है, हिमाचल है, वहाँ अदानी अंबानी को ना घुसने दे जी वो पिक्चर हटा नहीं दे आ उनको रहा वहां है से। सिर्फ। तो फिर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलते जाइए। हाँ, तो ये सब जो है ना राजनीतिक टीका टिप्पणी इन लोग के व्यक्तिगत संबंध क्या है, आपस में क्या नहीं है, ये सब हौच-पौच इन लोग का चलता रहता है। ये गठबंधन की राजनीति से हम लोगों को तो कोई संबंध नहीं। हम तो बिहार के मुद्दों की बात करते हैं। अब डिस्कोर्स ही बदल जाएगा। अब 2 दिन तक इसी बात पे बातचीत चलती रहेगी कि राहुल गांधी ने मोदी को क्या कहा, अंबानी को क्या कहा, और उधर मोदी जी बोलेंगे कि हम ये देखो राहुल ऐसे हैं वैसे। अरे भाई, यहाँ मुद्दे हैं बिहार के, छोटी छोटी चीजें हैं, उसी पे बताइए ना भाई। राहुल जी बताएं कि भाई यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था कैसे हम सुधारेंगे, यहाँ से हम पलायन कैसे दूर करें। मोदी जी बताएं हम चीनी मिल कब से शुरू करेंगे, हम इंडस्ट्रीज कब से लाएंगे। जो जो वादा वो लोग इतने सालों साल दशकों से करते चले आ रहे हैं सब लोग, उसके बारे में बात करें। ये क्या है कि कोई अंबानी की शादी में गया, कोई कहाँ गया, इस सब का क्या संबंध है बिहार से? बिहार के मुद्दे जो हैं उसको उठाइए, उस पे बात कीजिए। डिस्कोर्स उसी पे होना चाहिए इलेक्शन तक, और इलेक्शन के बाद भी नहीं, हमेशा। इसके पीछे के कई अभिप्राय देखे जा रहे हैं। अभिप्राय ये देखे जा रहे हैं कि सीएम पद के उम्मीदवारी को लेकर के भयानक घमासान था। फाइनली जब तेजस्वी यादव को मानना पड़ा कि चलिए लास्ट चांस आपको देते हैं, इस बार आप गए तो खत्म, और उसके बाद राहुल गांधी को पीछे आना पड़ा। कई जानकार ये कहते हैं राहुल गांधी गुस्से में थे
और अब लड़ाई महागठबंधन के भीतर ही है, एक दूसरे को निपटाने की साजिश है। क्या आप इसको ऐसे देखते हैं क्या? लास्ट चांस का फोन आया था क्या आपको कि लास्ट चांस दे रहे हैं पत्रकार महोदय? पता नहीं एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। अब अगर आप मुझसे इस तरह का सवाल पूछ रहे तो हम जन स्वराज के प्रवक्ता की तरह नहीं, एज अ नॉर्मल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरह आपको हम एक बात बता देते हैं कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि भाई कांग्रेस का क्या वजूद है, जो है सो ले दे के आरजेडी है। आप आरजेडी से कांग्रेस को अलग कर दीजिए और कहिए कि इलेक्शन लड़के दिखा दे क्या तो सीट जीत पाते हैं, तो उन्हीं का वोट बैंक है जो भी है। एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर कांग्रेस का कुछ है नहीं। ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन था कि भाई वही अगर गठबंधन की मेजॉरिटी आती है तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी के अलावे कोई और लीड करता? लालू जी के परिवार का ही कोई लीड करेगा, लालू जी जो बोलेंगे वही होगा। तो एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर तो हम यही कह सकते हैं हमारा। लेकिन जैसे जन स्वराज के प्रवक्ता के अनुसार तो हम चाहते हैं कि जनता इन सब बातों पे ध्यान न दे, इसका संज्ञान न ले, कुछ ना करे, सिर्फ मुद्दों की बात करे। जो कैंडिडेट आए वोट मांगने के लिए उससे कहे कि हमारी शिक्षा की स्थिति ऐसी क्यों है, बताओ पिछले 30-35 साल ठीक है, पलायन ठीक है हो रहा दिनेश पाल जी, आपको जवाब हम देंगे। फोन आया था कि क्या हुआ था ये बताएंगे, और अगर हम दिखा देंगे फोन आया था तो आप कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाल पाइएगा, ये बात जान लीजिए। नहीं, फोन आता है मेरे पास, फोन आता है मेरे पास, क्योंकि हम मेहरबानी की पत्रकारिता नहीं करते। लेकिन आपसे पूछ लेंगे कि आपकी बात अपने नेताओं से 7 दिन में कितनी बार होती है, तो आप बता नहीं पाइएगा, यकीन मानिए। हाँ, नहीं बता पाइएगा, हमको मालूम है ना। आप डायरेक्ट स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? नहीं, अरे क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? अरे ना, कमाल करते हैं। नहीं, ये प्रूफ, आप सारी बातें प्रूफ की ही करते हैं क्या? आप प्रूफ की बात करते हैं। आप ये बता दीजिए, डॉक्टर साहब नाराज मत होइए, देयर इज नथिंग टू बी पर्सनल। आप हमें ये बता दीजिए, आप हमें ये बता दीजिए कि आपस में तकरार ही नहीं था तो मैनिफेस्टो से पहले उम्मीदवारी को लेकर के दिक्कत थी दोनों पार्टी में या नहीं? ये बता दीजिए अगर आप सच्चाई बोल पाएंगे कि नहीं। जरा आप ये बता दीजिए, हमारे महागठबंधन के किसी पार्टी में आरजेडी को छोड़ के एक भी सीएम उम्मीदवारी का दावेदारी किया हो, या कोई आपको दिख गया हो कि सीएम हो सकता है? पर कहीं कोई सवाल नहीं था, सीट को लेके चल रहा था कि किसको कितना सीट दी जाए, क्योंकि गठबंधन में कुछ तो चल रहा था ना, कुछ तो चल रहा था। जैसे डॉक्टर साहब सुन लीजिए, जैसे एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो सीएम है कि नहीं है, इस पे सवाल है। तो अगर अभी हम राहुल आनंद से पूछेंगे तो वो हमको कहेंगे आपके पास अमित शाह का फोन आया था क्या? तो हम तो उनसे पूछेंगे ना, हम तो उनसे पूछेंगे। जरा सुन लीजिए भाई साहब, हाँ नहीं, हम यही तो पूछ रहे हैं। हम तो पूछेंगे ना कि 2020 में तो आपने डिक्लेयर किया था, 25 में क्या हो गया, ये हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आपसे भी पूछेंगे कि 2020 में आप चुनाव से पहले कांग्रेस तेजस्वी जी को नेता मान रही थी। अब ये सीट बंटवारे को लेकर के इतना अंतिम समय तक जाने की जरूरत क्या पड़ गई? अब देखिए, आप लोग कुछ भी कह दें, सवाल पूछना हमारा धर्म है। आप कहिए जवाब नहीं देंगे, आपका तब भी स्वागत है। आपका तब भी स्वागत है डॉक्टर साहब। सवाल आप पूछिए, लेकिन आप सीधे फैसला मत सुनाइए। फैसला कौन सा फैसला हमने सुना दिया? आप उसको खारिज कर दीजिए। फैसला सुनाने के लिए ना हमें कोई संवैधानिक पद मिला है, और ना फैसला आप सुना पाएंगे कि हमको क्या बोलना है। यह फैसला आप भी मत सुनाइए, ठीक है? हो सकता है, मैं मानता हूं हमारी जानकारी गलत हो, आप खारिज कर दीजिए, आपका स्वागत है। लेकिन आप उसको फैसला मत समझिए। यह फैसला हमने कहा है कि अंतिम बार ही रहेंगे, अब नहीं होंगे, क्योंकि पंकज कुमार टीवी 9 से अनाउंस कर रहा है। यह मैं कह रहा हूं, आपको सुनाई दिया हो अगर, या पता नहीं हिंदी में आप इतने विद्वान हैं कि आपने इसका अभिप्राय उस तरीके से निकाल लिया तो अलग बात है। बताइए आपको कौन सी बात मेरी बुरी लग गई? आपने सीधे कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि चलो लास्ट चांस दे देते हैं। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने जो कहा उसको बोलिए तो फिर से रिवाइंड करा देता हूं। राहुल आनंद, इस पूरे इस, 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 पूरे घटनाक्रम को आपकी पार्टी कैसे देखती?
पंकज जी, बड़ा ही स्पष्ट हमारे पार्टी का ढांचा है और उनका जो निर्देश है वो बिल्कुल यही है कि एक मुकेश की हिंदी फिल्म के गाना गाना आई थी जिसमें कहा गया था, जिसमें गाया गया था कि सबको सीखा हमने ना सीखी होशियारी। और ये राहुल गांधी के ऊपर बिल्कुल फिट करती है और हिट भी बैठता है। देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं कि जिस तरह से ये मोमेंटम इन्होंने बनाया था और खास करके आज बिहार में अगर तेजस्वी यादव जी के जूनियर पार्टनर के रूप में आज राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं और वो एक दूसरे को मंच पर निपटाने का ही काम कर रहे हैं। जो संदर्भ उठा, या चाहे वो छठ पूजा के संदर्भ को ले लीजिए या फिर वो नरेंद्र मोदी जी को, देखिए वो अक्सर राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने मैं निकला हूँ। जब आप संविधान को बचाने निकले हैं तो संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की भी तो कोई मर्यादा हो सकती है। उसके लिए शब्दों का चयन भी तो बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। जिस तरह से वो भाषण में चीजों को कर रहे हैं, जबकि उनके में और नरेंद्र मोदी जी के एज की अगर बात करें तो लगभग 20-22 वर्ष का फासला है और तुम तड़ाक करके अगर बातें करते हैं तो एक तरफ से वो संदेश देना चाहते हैं कि ये अंधेरी नगरी का जो चौपट राजा है वही राजा है और वही मंत्री है, वो जो चाहेगा वही होगा। ये एक संदेश देना चाहते हैं। शायद वो भूल गए। मैनिफेस्टो कहीं अगर संदर्भ उठाकर देख लिया जाए तो जब वहां पे प्रेस में पूछा गया था कि आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, इसमें ना तो राहुल गांधी जी हैं, ना जो कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरुल है वो है, ना ही प्रदेश अध्यक्ष दिनेश राम जी हैं, तो जवाब आया कि बहुत मुश्किल से अखिलेश प्रसाद जी को लेकर आए हैं, इन्हीं से मैनेज कर लीजिए। देखिए, कांग्रेस का लगातार जो स्ट्राइक रेट है वो कम ही होता जा रहा है। चलिए अगर संदर्भ उठा के देख लिया जाए 2020 चलिए वो देखिए, स्ट्राइक रेट कम होना ज्यादा, ये तो पॉलिटिक्स में होता रहता। कभी आप भी 2 सीट पे थे, आप जीते, अभी भी बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है, ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आलोक वत्स, ये सच है राहुल गांधी ने जो भी बोला हो उसका मतलब पार्टी विरोधी अलग निकाले, उनके घटक दल अलग निकाले, लेकिन आरजेडी तो अनकंफर्टेबल हुई है ना, क्योंकि उन्होंने जनता से संवाद में यह पूछा है कि राहुल गांधी शादी में गया था क्या, उन्होंने कहा नहीं। नरेंद्र मोदी तो गया था। देखिए पंकज जी, राजनीतिक स्तर हम लोगों का इतना गिर चुका है अक्रॉस पार्टी लाइन, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के लोग पेश करके, और वो भी जनता के साथ संवाद करता है। ये आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, मे बी आप मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन अगर आपने मुझे इनवाइट किया है तो मैं हो सकता है आपकी बेटी की शादी या बेटा की शादी को अटेंड करूं। और इस वक्त ऐसी बात बोलना, जबकि इनके मेन अलायंस पार्टनर, जहां तक मुझे याद है कि वो चार्टर्ड प्लेन से पूरा परिवार उस शादी को अटेंड किया था, और उसके बारे में कहना कि हम नहीं गए थे, आप तो वो तो बगल में ही खड़ा है जो गया था, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? ऑब्वियसली आप उस अपने व्यक्ति को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। और रही बात चुनाव में, ये छठ घाट को भी घसीट रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि वो स्विमिंग पूल में नहा के आए, जमुना में नहीं ले, लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है, मैं भी दौरा किया था वहाँ काफ़ी, कि बिहार का लोअर स्टेट बहुत खुश है क्योंकि उसको भरपूर लाभ गवर्नमेंट की जन कल्याणकारी सुविधाओं का किसी न किसी रूप में मिल रहा है, और वो साइलेंट है, वो साइलेंट रहेगा वोट तक, लेकिन वो एडवांटेज एनडीए को जा रहा है। लेकिन एक बात और सही है कि इस बार बिहार में लहर नहीं है, न मोदी लहर है, न नीतीश लहर है, न लालू लहर है, न तेजस्वी लहर है, न राहुल गांधी लहर है। जनता साइलेंट है, जो मेन जनता है। हाँ, नेता कुछ उछल कूद कर रहे हैं, बट 80-90% जनता साइलेंट है, और ये साइलेंट वोटर क्या करेगा, ये 6/11 को ही प्रदर्शित होगा। नहीं, वो सारी बातें ठीक है। पिछली बार तो 12,000 वोट से तेजस्वी चूक गए थे, तकरीबन 12,500 वोट से, अगर मेरा डेटा करेक्ट है तो। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट, भले ही इंटेंशन कुछ भी रहा हो, पर भाई हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसके मायने वैसे निकले हैं ना, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं। जहां पर इतना क्लोज फाइट होता हो, 300 वोट से, 500 वोट से, 1000 वोट से जीत हार की बात होती हो, और वहां एक ही स्टेज पे 2 घटक दल, एक घटक दल का नेता इस तरीके से बात करता हो, तो दूसरा घटक दल जरूर एम्बैरेस फील करता होगा, उसको डिफेंड करना मुश्किल होगा। जैसे डॉक्टर दिनेश पाल जी नाराज हो जा रहे हैं मेरे। आरजेडी गई थी, गलती की, सही की, और हम आपको बताए कि जो सुशील मोदी का मैंने उदाहरण दिया, सुशील मोदी जी की पूरी राजनीति लालू जी के परिवार पर की आलोचना और गाली गलौज उनकी निंदा में रही है, और उसके बाद भी उनकी बेटा के शादी में उन्होंने बुलाया तो गए। तो लालू जी का है कि एक व्यक्तिगत संबंध अलग चीज होता है, राजनीतिक विरोध
और एक वैचारिक विरोध अलग होता है हमारी पार्टी का। तो हम, और बिहार का हम आपको बता रहे, बिहार की जनता इन चीजों पे कि शादी में जाने आने पे नहीं, उनका देखना है कि सरकार कौन गरीबों के साथ है और कौन पूंजीपति और अमीरों के साथ है। यहाँ जनता ये देख रही है। बिहार की जनता आज, बिहार सबसे गरीब है, जनता भी सबसे प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम है। तो बिहार की जनता के को रोजगार, नौकरी कौन दे सकता है, कौन दिया है, इन चीजों पे वोट देगी। और चुनाव वोट पर निर्भर करता है, जनता के जनता पर निर्भर करता है। और हम जनता के बीच अपने दावों के साथ, अपने वादों के साथ बिहार को बेहतर बनाने के लिए, बिहार को बदलने के लिए, बिहार को सशक्त करने के लिए और उस बिहार के सभी वर्गों का एक समावेशी विकास करते हुए उत्थान की बात को लेकर जा रहे हैं। तो वहां शादी पे वोट नहीं देने जा रही जनता। जनता बिहार के मुद्दों पे, जरूरी मुद्दों पे वोट दे रही है, और जो कि जिसपे एनडीए नेता बोल भी नहीं रहे हैं। नहीं, ठीक है, पर आप डॉक्टर दिनेश पाल, जो आप कह रहे हैं आपके मुद्दे हैं, और निश्चित तौर पर वोट जनता किस आधार पर देगी वो जनता तय करेगी। पर एक सवाल उठता है ना कि भाई हम ऐसे लोगों से संबंध भी नहीं रखते। आपके लिए सब पॉलिटिकल रिश्ता या पॉलिटिकल लड़ाई अलग है। जैसे आपने सुशील मोदी का उदाहरण दिया, देखिए सुशील मोदी भी तो पॉलिटिकल व्यक्ति थे। यहां पर बात यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप पैसे वालों से संबंध रखते हैं, उनके इशारे पर नाचते हैं। संबंध रखना गलत बात नहीं है, इशारे पर नाचते हैं। एक राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पर उनका हक है, वो सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब ये सवाल किया जाता कि हम तो नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी गए थे, वो लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ राहुल गांधी गया था, नहीं राहुल गांधी नहीं गया था। इस तरीके से वो कम्युनिकेट, वो डायलॉग करते हैं। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आप ऐसे लोगों की शादी में जाते हैं, वो कहते हैं हम नहीं जाते, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना है कि अंबानी परिवार की शादी में नरेंद्र मोदी गए थे तो लालू परिवार भी गया था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर पर ये सवालों के घेरे में तो ये स्टेटमेंट है। पंकज यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका संबंध बेहतर है, ऑल द बेस्ट, रहना भी चाहिए। आप लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर आपका फ्रेंडली फाइट जारी है। पंकज यादव जी। पंकज जी, एक चीज आपको कहना चाह रहे थे, बस वही कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बातें हो रही है, तो आप देखिए ना उनके साथ में जो बैठे हैं नीतीश कुमार जी ने कितनी बार पलटी मार दिया। वो पलटी मार रहे हैं और तब पर भी कहाँ ये बातें हो रही। तो कितनी बातें ऐसी आपको निकाल के दिखा देंगे जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने नीतीश कुमार के विरोध में बोला। आज सारी चीजें, राजनीति में कौन सी बातें को आप किसका मतलब निकाल सकते हैं वो आप पे ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बातें अगर लगातार उठा के देखिएगा तो हजारों ऐसी घटना बातें होंगी जो नीतीश कुमार जी को क्या नहीं बोला, 50 ऐसी केसें के बारे में बताया था। आज उनके अलायंस में है, उनके मंच पे है, और जिस तरह से नीतीश जी का जो हाव भड़कत हो रहा है और जिस तरह की बातें हो रही है, ये राजनीतिक है। चीजों को आप अगर किस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं है। अभी देख लीजिए ना, नीतीश अगर ये बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की गरिमा की बात, जैसे हमारे प्रवक्ता ने बीजेपी के बोला, तो इनको पहले पूछना चाहिए था ना कि नरेंद्र मोदी जी ने ही बोला था 20 करोड़ की फलाना। नहीं, ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, पंकज जी एक मिनट। हाँ, बोलिए। तो जिस तरह से जिस तरह से इन्होंने कहा, तो आप जैसा बोलेंगे जवाब भी वैसा ही मिलेगा ना। आप अगर अगले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा रिस्पेक्ट हो, तो आप अगले का भी रिस्पेक्ट करिए ना। एलओपी छोड़ दीजिए ना, एक आम आदमी भी, कोई भी, आप राष्ट्रपति रहे या कोई रहे, अगर रिस्पेक्ट से बात करिएगा वो भी आपसे रिस्पेक्ट से बात करेगा। गाली दीजिएगा उसका जवाब देगा, वैसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, और उनकी चर्चाएं करने से कोई जरूरत नहीं। वो पूरा देश जानता है कि वो किन किन बातों को और क्या क्या कहते हैं। तो ये चर्चाएं ये होनी चाहिए कि बिहार में जो आज जरूरत है, 20 साल की राज में जिस तरह से विनाश की ओर दोनों मिल के ले गए हैं, उस विनाश पे चर्चा होना चाहिए कि अगर किया है कोई काम तो वो बताए, हमने जो देखा वो हम बताएंगे। और इनको अगर किस तरह की बातें होनी चाहिए, जनता के बीच में इस बात को लेके ही जाना चाहिए। चुनाव का माहौल है, ठीक है, उन्होंने क्या कहा वो अपनी बातें कही, चलिए। मगर आज पंकज जी, मैं पटना से सटे वैशाली जिले की बात कर लूं। वैशाली से आपके एक उम्मीदवार इंजीनियर संजीव लड़ रहे हैं, उनके विरोध में महागठबंधन का दूसरा उम्मीदवार है क्या? हाँ, है ना। हाँ,
आरजेडी से है, बताइए ना। है आरजेडी से है। उसके बाद फिर मैं आता हूं आपकी एक सिटिंग विधायक है प्रतिमा कुमारी, उनके विरोध में सीपीआई के उम्मीदवार हैं क्या? जी 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 है। हाँ है। तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि महागठबंधन में लड़ाई अभी भी शांत हो गई है क्या, ये मैं जानना चाह रहा हूं, या फ्रेंडली फाइट कह के आप बच जाएंगे, सो समझना चाह रहा हूं। नहीं, आप पंकज जी इसको ऐसे समझिए, सीपीआई जीतेगी जैसे तो कहां आप जाएगी और समझाइए, कांग्रेस जीतेगी तो नहीं, आप समझिए कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो कहां जाएगी, आप इसको समझिए। वो मत समझिए कि कौन कहां लड़ रहा है। वो जो लोग हैं, जो हम अलायंस लड़ रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो वहां आप इस बात से समझिए। आप ये मत समझिए कि वो कौन जीतेगा। यहाँ जीतेगा वही दोनों जो लड़ रहा है। देखिए मेरे पास जो जानकारी है, फिर डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिनेश पाल जी, आपको गलत लगे तो आप खारिज कर दीजिएगा। आरजेडी 51 सीट देना चाहती थी कांग्रेस को, और कांग्रेस 61 सीट चाहती थी हर हाल में लड़ना। 51 के बाद 10 सीट पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतार दिए, चाहे सीपीआई का हो, चाहे खुद आरजेडी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो। तो आरजेडी ने 51 पर ही रखा कांग्रेस को, और कांग्रेस 61 पर अभी भी लड़ रही। प्रवक्ता जन स्वराज तो कैसे राजीव रंजन पंकज जी पंकज जी 61 पे नहीं लड़ रही है। कितने पे लड़ रही है ये क्लियर। हाँ तो आप देख लीजिए ना, दो कैंडिडेट विड्रॉ किए ना। अच्छा ठीक है, पर 61 पे आप लड़ना चाहते थे ना, विड्रॉ करने। दो मान गए तो, और लालू जी आरजेडी तेजस्वी यादव 51 से ज्यादा देना नहीं चाहते थे। अभी नहीं, भी ऐसा कहीं कोई बात नहीं पंकज जी, ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। इसलिए हमने एक अपना बताया था कि हम इन जगहों पे मजबूत है, इस बातों को रखे थे। अब वो बात खत्म हो गई, वो चुनाव में हम लोग आ गए। अगर ये बातें ही नहीं है कहीं भी किसी तरह का, आप देखिए ना, वहां भी तो हम लोग प्रचार कर रहे हैं ना, हमारे नेता वहां भी तो जा रहे हैं ना। अभी तो देखते रहिए ना, राजनीति है चीजों को। अब ये जो बीजेपी कंफ्यूज है, बीजेपी परेशान है, वो आकलन करे ना। अभी तो बीजेपी को एकदम क्लियर है ना, आप देख रहे हैं जिस तरह की बातें, सवाल आज तक 20 साल में तो कभी सवाल नहीं हुआ। जनता ने जो सवाल किया वो कभी नहीं किया था। पंकज जी, आज तो मुख्यमंत्री जी भी किनारा कर लिए मोदी जी से, मंच पे नहीं आए, वो भी नाराज हो गए। सीएम का चेहरा घोषित करो हमको, तब मंच पे जाएंगे। तो ये बिल्कुल सवाल है डॉक्टर साहब, ये आप हमारा दूसरा प्रोग्राम देख लीजिए, ये बिल्कुल सवाल है। और ये सवाल हम राहुल आनंद अनकंफर्टेबल होंगे, बहुत तरह की बात करेंगे, पर ये सवाल है कि 2020 में सीएम पहले डिक्लेयर्ड हो गए, तो इस बार क्यों नहीं? ये सवाल क्यों नहीं है? बिल्कुल है, और ये सवाल हम बार बार पूछते भी हैं, पूछते भी रहेंगे। मैं प्रवक्ता जन स्वराज राजीव रंजन जी से पूछना चाहूंगा, वैशाली में भी कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने, लालगंज से विड्रॉ कर लिया है क्या? लालगंज में तो इंजीनियर मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला तो लड़ ही रही हैं, उनके सामने भी आदित्य कुमार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। विड्रॉ कर लिया या अभी डटे हुए? विड्रॉ कर लिया। वैशाली में है, राजा पाकर में महागठबंधन आमने सामने है। अगर ऊपर सब कुछ ठीक है राजीव रंजन जी, तो फिर आमने सामने अभी भी इतने उम्मीदवार क्यों हैं? अब तो सीएम उम्मीदवार भी डिक्लेयर हो गया, जॉइंट मैनिफेस्टो भी आ गया। भले ही मंच पर ऐसी बातें कर जाते हैं जो तेजस्वी जी अनकंफर्टेबल जरूर हुए होंगे, लेकिन इन सीटों पर अभी भी तो फाइट है, जिनको ये फ्रेंडली फाइट कहते हैं। ये किस तरह का फाइट है? देखिए, इस जिस तरह के कोलिशंस हैं, दोनों कोलिशंस बिहार में, तो कभी भी ऊपर जो दिखाई पड़ता है, अंदर अंदर वो नहीं हो सकता है। दे हैव देयर कॉन्ट्राडिक्शंस, सब के अपने अपने एम्बिशंस है, ये संभव नहीं है। अब पंकज यादव जी जो प्रवक्ता कांग्रेस हैं, एक छोटी सी बात मेंशन करके बस खत्म कर दिया उन्होंने। उस पर तो एक पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है कि कैसे नीतीश कुमार पलटते थे। तो उनको लोग पलटू राम बोले, बट दे डोंट रियलाइज कि उनके साथ साथ तो पूरी बिहार की राजनीति भी पलट जाती थी 180 डिग्रीज। फिर वो वापस पलटे तो फिर वो 180 डिग्रीज। एक आदमी कहता था कि इनके लिए तो हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद, फिर वो बहुत अच्छे आदमी बन गए। मुझे आरजेडी के प्रवक्ता ही इशारे में बोल के गए थे कि अभी टिकट बंटवारे में लड़ाई चल रही थी एनडीए के भीतर, तो रात में 2 बजे फोन आया था लालू जी के निवास पे।
आरजू खान बोल के गए, अभी भी उनको साथ लाने में ये परहेज थोड़ी करेंगे। राजनीतिक मजबूरी इसी को तो कहते हैं। एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हम बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ परमानेंट नहीं है। उनकी ऊपर से जो रिश्ते दिखाई पड़ते हैं और अंदर से क्या होता है, या अंदर जो होता है ऊपर से क्या दिखाई पड़ता है, इन सब को इतना एनालाइज करते रहिएगा। पता नहीं में क्या होता होगा अंदर अंदर। जनता गरीब जनता जानना चाहेगी कि उनके मुद्दों के साथ ये जब कोलिशन वाले आपस में झगड़ा करते हैं तो क्या होता है। तो ये हम चाहते हैं, हम तो हमेशा से यही चाहते हैं कि इस पे अपना दिमाग ना लगाएं कि इनके आपस के रिश्ते क्या है, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं कि वो अनफ्रेंडली फाइट है। अब कौन जानता है कि अनफ्रेंडली फाइट है कि फ्रेंडली, बोथ आर कंपीटिंग विद ईच अदर। तो उसको भी नाम दे दीजिए और उसको बस चला दीजिए किसी तरह से। लेकिन क्या है कि मुद्दों से हम लोग भटक जाएंगे अगर हम लोग इसी तरह की राहुल जी ने क्या कहा मोदी जी के बारे में, मोदी जी ने क्या कहा राहुल जी के बारे में, तो मुद्दों से हम लोग भटक जाएंगे। और हम लोगों को चाहिए कि जनता से ये कहें कि भाई इन सब से ध्यान ना दे, जो कैंडिडेट है जिसको भी वोट देना है उससे वोट देने के पहले, और पूरा का पूरा डिस्कोर्स नहीं ठीक है, बिल्कुल। पर इस सब के बीच एक सवाल उठ खड़ा होता है ना, वो सवाल ये उठ खड़ा होता है, आपने कोलिशन पॉलिटिक्स की बात की, तो कितना नेचुरल अलायंस आप मानते हैं आलोक वत्स? चाहे जिस तरीके से जेडीयू ने बीच में टेंट्रम किया, दिल्ली में सारी सीटें डिक्लेयर हो गई, पटना में उन्होंने बिल्कुल बदल दिया और स्थिति बड़ी खराब होने लगी, सबको जाके नीतीश कुमार के आगे सरेंडर करना पड़ा। बीच में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे ये आवाज भी उठने लगी। अगर इस तरह का कोलिशन पॉलिटिक्स है, चुनाव के बाद आप देख पा रहे हैं कि फेरबदल भी हो सकता है अगर जरूरत पड़ी तो? देखिए पंकज जी, राजनीतिक संस्कार और शुचिता ये तो घुटने से नीचे आ चुका है और ये क्रॉस पार्टी लाइन है, इसमें कोई देवता तुल्य नहीं रह गया है। और रही बात जो पुराना इतिहास बताता है, फेरबदल की संभावना इस बार और तीव्र है। एक संशय बना हुआ है नीतीश कुमार के नाम पे कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे या नहीं होंगे, और चीफ मिनिस्टर का वो जिस तरीके से अपने दिल में सजोते हैं सपना, वो लास्ट इनिंग्स भी चाहेंगे कि हम चीफ मिनिस्टर बन के ही मेरी अंतिम यात्रा हो, तो कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि क्रॉस पार्टी लाइन लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितना, क्योंकि फिर कोई पूछ देगा कि आप थे क्या जहां वो फोन आ रहा था। भाई बातें जब छन के आती है वो तो धुआं उठता है, बोलने नहीं धुआं उठता है तो कहीं आग रहा ही होगा। पंकज जी एक रिक्वेस्ट है, हमको कहीं निकलना भी है। नहीं ठीक है, आप बिल्कुल निकलिए, लेकिन प्रदेश में ही रहिएगा, उससे बाहर मत निकलिए। सवाल किससे? नहीं प्रदेश में। राहुल आनंद जी, एक आपको ये लग रहा है कि बड़ा मुद्दा दे दिया है बीजेपी के हाथों में, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता छठ पे बोल रहे हैं, सारे नेता वो मैरिन ड्राइव जो तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री वोट के लिए डांस करने लगेंगे, तो ये तेजस्वी यादव जो डांस कर रहे हैं युवाओं के बीच में, वो किस तरह का डांस है? वो भी तो युवाओं की धड़कन बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा युवाओं के बीच में डांस करना पसंद किया। आपको तो एक बड़ा मुद्दा मिल गया। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से छठ पूजा के ऊपर भी जिस तरह से कटाक्ष किया था, उससे उनकी ओछी मानसिकता का ही परिचय मिलता है, और ये बताता है कि भारत की संस्कृति और के समझ उनको बहुत कम है। क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड छठ पूजा मनाई जाती है तो ये हमारे आस्था का विषय है और इसमें सब धर्म के लोग आगे बढ़कर ही काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी अनकंफर्टेबल हुए, और जो नाचने वाला जो विषय है, जो तेजस्वी यादव जी का जो मरीन ड्राइव का नाच दिखाया जा रहा है, उसमें एक नाच और दिखाया जा सकता है। वो दिखाया जा सकता है अक्टूबर 22 का, जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी हाथ पकड़कर और एक नृत्य कर रहे थे, महिलाएं साथ में थी, उनके बीच में हाथ पकड़ के वो नृत्य कर रहे थे। तो ऐसे तमाम चीजें हैं। अगर एक और उसमें जोड़ा जा सकता है कि अभी 2024 के चुनाव के पहले पटना में लालू गांधी जी के, माफ कीजिएगा, लालू यादव जी के आवास पे जब वो आए थे तो मटन बनाने के लिए शेफ बन गए थे, और वो चंपारण का जो हांडी मटन होता है वो बनाने की विधि सीख रहे थे। तो वो भी विधि सीखकर कुछ ना कुछ तो वो बताने का प्रयास ही कर रहे थे कि हम बिहार से जुड़े हैं, कैसे हैं। यानी कि
ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने एक कमर कस रखा है, क्योंकि जब से चारा घोटाला यानी इसका जो आरोप तय हुआ, आईआरसीटीसी का जब से आरोप तय हुआ है लालू परिवार के ऊपर, तब से इनके सुर बदले नजर आते हैं। इसके परिणाम देखने को मिला है। वोट यात्रा के बाद, वोट अधिकार यात्रा के बाद इनका जो तेजस्वी परिवार यानी लालू परिवार से जो बातचीत है उसका ढंग इनका बदल गया है। और ये जो फ्रेंडली फाइट की जो बातें करते हैं, जो ये बातें करते हैं कि हमने 10 सीटों पे दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एनडीए को ही क्लीन स्वीप दे रहे हैं। जब आपस में लड़ेंगे तो तीसरा ही मोर्चा ना कोई जीत के निकलेगा। और अभी भी असमंजस की यहाँ पे स्थिति बनी हुई है और इन्होंने ठान लिया है कि अगर हम पीएम नहीं बन पाए तो तुम सीएम कैसे बनोगे, यही लड़ाई चल रही है। और कहीं ना कहीं इन्होंने मैदान साफ कर दिया है एनडीए के लिए। और एनडीए ने पहले भी कहा था इस बात को, पंकज जी, आज भी मजबूती के साथ कह रहा हूं, कल भी हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कहा था कि अभी मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश ही हमारे मुखिया होंगे। पर वही गृह मंत्री जी तो कहते रहे ना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वही गृह मंत्री जी कह रहे हैं। और अब लग रहा आपकी पार्टी पे दबाव है, तो अब आप कह रहे हैं कि ना सीएम का वैकेंसी है ना पीएम का वैकेंसी है। ये जो डबल स्पीक है, 2 तरह की जो बातें हैं, वो कंफ्यूजन तो क्रिएट करती है ना। ये तो सच बात है राहुल आनंद। और आप भी परेशान होंगे क्योंकि आपको भी डर लग रहा होगा कि चुनाव बाद कहीं नीतीश कुमार उधर ना चले जाए, क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई का संबंध बड़ा अच्छा है। पॉलिटिकली भले ही इधर उधर बैठ जाएं, लेकिन बड़े भाई छोटे भाई का निजी रिश्ता बहुत अच्छा है। डॉक्टर दिनेश पाल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आलोक जी बोल रहे थे कि हम सीएम नहीं बनने देना चाह रहे थे तेजस्वी जी को, राहुल जी पता नहीं किस आधार पे बोल रहे हैं। आपने देखा कि हमारे यहाँ कितना अच्छा से प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार संयुक्त रूप से हो चुका है। एक में सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे की घोषणा हुई और दूसरे में घोषणा, ऐतिहासिक घोषणा पत्र की घोषणा हुई। इनके यहाँ एक भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाया। राहुल गांधी जी तेजस्वी जी के साथ मंच साझा भी किए। आपको एक चीज बता दें, जिस दिन घोषणा पत्र जारी हुआ था उस दिन भाजपा के प्रवक्ता कई लोग सवाल कर रहे थे कि राहुल जी नहीं आए, वो नहीं आएंगे बिहार में, वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन अगले दिन कई सभाओं में 2-3 सभा हुई जहाँ एक साथ उन्होंने संबोधित किया। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति इनकी ये है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चिराग पासवान को उतारा। और उस समय पता नहीं बिहार में एक अजीब देखा कि एक तरफ वो केंद्र में गठबंधन में थे चिराग पासवान जी, और बिहार में थोड़ा अलग रूप था। भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारे, नीतीश जी के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। तो 2020 में भाजपा नीतीश जी को निपटाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आप यह सिर्फ विपक्षी पार्टियों का एक भ्रम जाल है जो ऐसा चला जा रहा है। दूसरी बात आप सुन लीजिए कि जब उसने निपटा नहीं पाए तो इस बार क्या किया, सीट बंटवारा में जदयू के 3 जो बीजेपी के मूड के हैं, करीबी हैं, ललन सिंह, संजय जी, विजय चौधरी, इनको मिलाकर सीट को बंटवारा करते हुए एलजेपी को थोड़ा बढ़ा दिए, इधर बढ़ा दिए कि हम आ जाएंगे। उसके बाद नीतीश जी दबाव बनाए। तो ये नीति देखिए, भाजपा गलतफहमी में है। उनको लग रहा है 20 से ही सपना देख रहे हैं कि हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना लें, और आगे भी कई दशकों तक बनने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है उनको मुद्दों से मतलब नहीं है। आज भारत का प्रधानमंत्री भी आके मुद्दा पर बात न करके छठ पे प्रवचन दे रहे हैं, जो कि बिहारी से बेहतर गुजरात का आदमी छठ मानना नहीं जानेगा। हमारे यहाँ घर घर में लोग छठ के बारे में जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। उनके प्रति एक अलग सा उनका संबंध, गहरा संबंध है। और छठ के बारे में आज मोदी जी जो बोल रहे थे जदयू और आरजेडी के नेताओं पे, आप जानते होंगे कि अगर राजनीतिक चेहरे की बात करें, 20 साल से बिहार में नीतीश जी, बिहार शिक्षा व्यवस्था बदहाल है उस पर नहीं बोल सकते हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, एक फैक्ट्री नहीं दे पाए, कुछ दे नहीं पा रहे हैं। बिहार को विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे पाए। नीतीश जी खुद मांगे थे, 2017 में ही मांगे थे, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय कर दिए, वो भी नहीं कर पाए। तो गिनाने के लिए कुछ नहीं है। तो उनको मिल गया एक त्योहार पर सोच रहे इमोशनल कार्ड खेल के, और जो प्रशासन की तरफ से जीविका दीदियों का भीड़ जुटाएगा था उनको अब इमोशनल कर रहे थे। ये अभी नहीं बता पाए कि तुम्हारे भाई माताओं के जो भाई बहन थे, भाई और पति तो छठ में लौटना चाह रहे थे गुजरात से, उनको ट्रेन भी नहीं दे पाए। 12,000 ट्रेन का जुमला तो फेंक दिए। लेकिन जिस तरह से बिहार के लोग बोगियों में भर भर के आए हैं, हमारे किसान श्रमवीर भाइयों, वो इस बार वोट की चोट से मोदी जी को जवाब देंगे। और इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है बिहार में, और एक सशक्त युवाओं की सरकार बनने जा रही है, और जिसमें युवाओं का कल्याण होगा। ठीक है। पर मैं राजीव रंजन सिंह जी से एक छोटा सा आंसर चाहूंगा। ये जो कोalition पर आप बोल रहे थे, आपको लग रहा है कि चुनाव के बाद भी नया कोalition बनने की संभावना है? जिस तरीके से अननेचुरल अलायंस दोनों गठबंधन में फ्रिक्शन है। कोलिशन का तो नेचर ही ऐसा है
कि सब लोग अपने दो दो खिड़की एक एक दरवाजा खोल के रखते हैं, कोई इधर से निकल जाए कोई उधर से निकल जाए, तो उसका तो ये स्पेकुलेशन ही होगा। हम उसके लिए उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्या बोले इसके बारे में। इसको तो 2 बार 3 बार तो हम लोग देख ही चुके हैं कि इधर से इधर आए इधर से उधर गए, तो उस सब के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। लगता है, लेकिन लगता है कि जैसा कि हम लोग का प्रेडिक्शन है कि नीतीश कुमार जी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इस बार अपनी कुर्सी बचाएं चीफ मिनिस्टरशिप। तो अब बाकी तो इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। बहरहाल आगे क्या होता है ये तो हम रिपोर्ट करते ही रहेंगे, लेकिन जो चुनाव के बीच में जिस तरह का बयान राहुल गांधी का सामने आया, वो घटक दलों के बीच में बेहतर मैसेज दिया होगा ऐसा कतई नहीं लगता है। और वो आरजेडी अनकंफर्टेबल जरूर हुई होगी, लेकिन फिर वही है ना कि चुनाव के बीच में इस तरह के बयान आते रहते हैं। अब जो भी इस तरह के बयान आएंगे उसके मायने क्या निकलेंगे, कई बार वो बैकफायर करता है। अपने ही लोगों को कहा जाता है कि ऐसा बोल करके उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। क्या इससे महागठबंधन को नुकसान होगा? आरजेडी के प्रवक्ता ऐसा नहीं मानते, पर बीजेपी के प्रवक्ता मानते हैं कि हाँ, उन्होंने छठ पर्व का अपमान किया है, बिहारियों का अपमान किया है। बहरहाल ये तो चुनावी बातें हैं, आगे जो भी होंगी हम आपको बताते रहेंगे, अपने दर्शकों को रिपोर्ट करते रहेंगे। राहुल आनंद, डॉक्टर दिनेश पाल, पंकज यादव जी, राजीव रंजन जी और आलोक वत्स जी बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।